गिरजा। हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भौतिक विज्ञान की क्लास में। कैसा है आपका मूड? गुड इवनिंग। अच्छा जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। डॉक्टर लगा लिया है अनुराग, और तमीज नाम की चीज अभी आई नहीं आपके अंदर, क्या कहते हो, आ गई क्या? हाँ, क्योंकि दिख नहीं रहा है आपके कमेंट के वजह से। जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो तो ऐसा ही दिख रहा है कि बिगड़ैल बच्चे की तरह। टेस्ट की बातें बाद में करूंगा, टेस्ट पर बाद में बात करूंगा, पहले टॉपिक पर बात करूंगा, उसके बाद टेस्ट के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे है ना विलक्षण प्रतिभाओं के धनी व्यक्ति अभी बाद में आएंगे, कुछ 10 मिनट बाद आएंगे, कुछ 5 मिनट बाद आएंगे, है ना, कुछ आधे घंटे बाद आते हैं। तो अभी मैं बोल दूं, फिर 2-3 बच्चे फिर बाद में आएंगे, फिर वही फिर से प्रश्न पूछेंगे, फिर उनको बता दो तो फिर कुछ देर में फिर आएंगे, फिर पूछेंगे फिर से वही चीज। इसलिए मैं थोड़ी लेट ही बताऊंगा टेस्ट के बारे में। क्लियर है? नेक्स्ट। फिलहाल गुड इवनिंग से स्वागत हो गया आपका, और स्टार्ट करने हैं और फिर हम बात करेंगे। एक बार में ही बताऊंगा टेस्ट के बारे में, फिलहाल अभी नहीं। तो लेक्चर नंबर 3 है और चल रहा है बेटा तरल यांत्रिकी, और खूबसूरत चैप्टर है जैसे कि मैंने आपको कहा। और 4 क्वेश्चन आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती है, जो कि आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, एक टॉपिक इसमें है नहीं जो कि है पृष्ठ तनाव, वो भी अगर इंक्लूड कर ले तो 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आराम से इसमें बन जाते हैं। और काफी बड़ा यूनिट है ये। कक्षा 12वीं की अगर फिजिक्स देखेंगे तो उसमें एक बड़ा पोर्शन है इसका, तरल यांत्रिकी का। ठीक है, तरल यांत्रिकी में जैसे कि मैंने आपको कहा था 3 पार्ट है इसमें। 3 पार्ट में क्या कहा था? द्रव स्थैतिकी। हमने 3 पार्ट कहा था, द्रव स्थैतिकी या तरल स्थैतिकी बोल लो, द्रव स्थैतिकी वैसे। और दूसरा था द्रव गतिकी या तरल गतिकी, आप बोल लो। ठीक है, गतिकी, जब गति कर रहा हो, गतिमान हो। और तीसरा हमने आपको कहा था श्यानता, इसी के अंदर आ जाता है। तीसरा था पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव एक नया चैप्टर की तरह ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो फिलहाल इसमें ये 2 पॉइंट हैं। और अगर मैं आज बात करूं तो आज की क्लास कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट वाली ही क्लास है, पूरी की पूरी एकदम लिखने वाली, नोट्स बनाने वाली क्लास। प्यारे प्यारे नोट्स बनाएंगे आप, हरे भरे नीले पीले गुलाबी चित्र आप बना के बैठ जाएंगे और उसमें आएगा मजा। ठीक है, तो आज क्वेश्चन डिस्कस कम करेंगे क्योंकि आज हम सीखेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल और परसों फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लगाने लायक तो पहले बन जाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत कम सीखा है। हाँ, हमने अभी बर्नौली का प्रमेय पढ़ रखा है, लेकिन उसके साथ साथ श्यानता को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक श्यानता को हम नहीं पढ़ लेते तब तक एक अच्छे लेवल पर या नीट लेवल का क्वेश्चन लगाने लायक हम नहीं बन पाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट मिक्स ही आते हैं दोनों के। ठीक है, चलिए यही देखते हैं। तो 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि आपको कल होमवर्क दिया था मैंने, वो हम आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन उससे पहले बता दो कि पढ़ेंगे क्या। तो हम पढ़ेंगे श्यानता। श्यानता से पहले एक छोटा सा बर्नौली के अंदर ही है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, इसके बाद है द्रव का बहिस्त्राव वेग। बहिस्त्राव वेग निकालेंगे। इसके बाद आएगा श्यानता। श्यानता के साथ ही न्यूटन का श्यानता का नियम, जिसमें हम श्यान बल पढ़ेंगे। फिर हम इसके आगे चलेंगे, स्टोक का नियम पढ़ेंगे। आज सारे कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर करने हैं। स्टोक के नियम के बाद हमें रेनॉल्ड नंबर पढ़ना है। रेनॉल्ड नंबर, संख्या। ठीक है, हाँ, ये हमारा आज का सही है ना, बिल्कुल सही क्रम में ये सब लगा हुआ है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे आज। फिर पाइप का संयोजन वगैरह रहेगा, छोटे छोटे पार्ट, वो सब हम क्वेश्चन के साथ या अगले दिन हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आज काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो एकदम रेडी रहिएगा, मिक्स मत करिएगा टॉपिक को, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेरिवेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं है, रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और रिजल्ट में भी जो फिजिकल मीनिंग है, जो भौतिक अर्थ है सूत्रों का, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ना कि आपको इक्वेशन रटनी है ना, या स्टेप्स रटने हैं, ऐसा नहीं है। बस उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमने क्या क्या किया, किस तरह के स्टेप्स लिए हैं,
और स्टेप्स को लेते समय हमने क्या बोला है, किस तरह की चीजें अज्यूम के लिए हमने, ठीक है, आदर्श स्थिति में हम कर रहे हैं कि आदर्श स्थिति में नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति में चल रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा चीजों का ध्यान रखेंगे और फिर हम स्मूथली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। पवन, पगला गए हो का? हाँ, एक दो हरकत करने वाले मिल ही जाते हैं रोज। पढ़ लो, 2-4 दिन है, उसके बाद फिर हो जाएगा वही कहानी। बर्नौली सिद्धांत निम्न संरक्षण सिद्धांत पर आधारित करता है। मैंने आपको कहा था ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, कल ही आपको बताया था। मैंने कहा था कि पेंटिंग करने वाली बंदूक, जिसको हम पेंटिंग गन कहते हैं, या आप कहिए कि पेंटिंग गन छोड़ दो, जो सैनिटाइजर है या स्प्रे है जो आप लगाते हैं, जितनी भी चीजें ऐसे फुसफुस करने वाली है, वो सारी चीजें बर्नौली के प्रमेय पे आधारित है। किस पे आधारित है बेटा? बर्नौली, ठीक है, के प्रमेय पे आधारित है। जो भी पंप वाली चीज है, पंपिंग वाली, वो सारी चीजें, चाहे वो आप जब आप हेयर कटिंग करवाने जाते हैं तो है ना, नाई की दुकान पर वो होता है ना स्प्रे, जिसपे बाल पर पानी छिड़कता है, वो सारी चीजें, ठीक है, वो सब बर्नौली पे आधारित है। अच्छा, मैंने आपको कहा था ये वाला क्वेश्चन छोड़ देना अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये अभी, क्योंकि आपने समायतन प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, रुद्धोष्म और समतापी, ये सब प्रक्रम नहीं पढ़ रखा है आपने, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ऊपर और नीचे वालों पर ध्यान देते हैं। बर्नौली समीकरण लागू होते बेटा किसी भी द्रव के सतत प्रवाह पर, ऋजु रेखा पर, ऋजु रेखा के लंबवत रेखा पर, या आदर्श द्रव के सतत प्रवाह एवं ऋजु रेखा पर। तो चौथा वाला आपको समझ में आ रहा है। आदर्श द्रव की बात करते हैं हम बर्नौली में, प्रवाह कंटिन्यू होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ऋजु रेखा मतलब सेम स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, ठीक है, इस पर हम बात कर रहे थे। द्रव का क्षैतिज में प्रवाह निर्भर करेगा किस पर बेटा? दाबांतर पर, द्रव की मात्रा पर, द्रव के घनत्व पर, या सभी पर। किस पे करता है बेटा? किस पे करेगा? सभी पे करेगा, ठीक है। मात्रा भी है, घनत्व भी है, दाबांतर भी है, सभी पर करेगा। क्योंकि अगर क्षैतिज है तो उसमें बस गुरुत्व वाली ऊर्जा खत्म हो जाएगी, गुरुत्वीय ऊर्जा नहीं है। क्योंकि अगर प्लेन में ही रखी है तो पाइप के किसी भी हिस्से को देखोगे तो कोई हिस्सा एक दूसरे के सापेक्ष ऊपर नीचे नहीं है कि गुरुत्व के कारण उस पर, है ना, गुरुत्वीय ऊर्जा है, तो वो है नहीं। तो बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। बर्नौली प्रमेय हमने आपको बताया कि बर्नौली प्रमेय क्या है बेटा? बर्नौली प्रमेय हमने लिखा कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर नियत रहेगा, नियत रहेगा, ठीक है। ये सब नियत रहता है, ये बर्नौली के प्रमेय के अंदर हमने सीखा, ठीक है। ये है एकांक आयतन के लिए, ठीक है। एकांक आयतन मतलब हमने आयतन को 1 मान के लिखा है, ये समीकरण, ठीक है। यहां तक हो गया था। अब इसका एक कॉन्सेप्ट हमने कल आपको ये भी बताया दिया था कि बॉल फेंकते हैं तो कैसे वो घूमती है, ठीक है। कुछ अनुप्रयोग आपको दिखाए थे कि अगर एक गेंद है और इसको हमने रोटेट करके फेंक दिया है, लेट्स से कि इस दिशा में से रोटेट कर रही है, यहां से नहीं बल्कि ऐसा लिख लेते हैं कि लेट्स से कि ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से इसको घुमा के फेंका गया है। तो इसके अपर और लोअर पॉइंट का अगर हम वेग देखेंगे, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट का वेग देखें, तो ये पॉइंट जो है इधर की तरफ जाना चाह रहा है और ये पॉइंट इधर की तरफ जाना चाह रहा है रोटेशन के कारण, ठीक है, सही है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि जो स्पीड है v का, स्पीड वायु का हम मान ले v है, तो v के साथ अगर देखेंगे इस पॉइंट का, देखें इसका मैं मान लूं कि त्रिज्या कितनी है? r है। गेंद की त्रिज्या हम मान लेते हैं, गेंद की त्रिज्या r है। ओमेगा घूम रहे हैं तो इस पॉइंट का इधर की तरफ वेग अगर देखें तो क्या है बेटा? ओमेगा टोटल वेग कितना आ जाएगा? v इधर की तरफ, इस पॉइंट पर देखो v इधर की तरफ और ओमेगा r इधर की तरफ, ओमेगा r इधर की तरफ, तो माइनस हो जाएगा, मतलब आ जाएगा v माइनस ओमेगा r के, और यहां आ जाएगा v प्लस ओमेगा r के, ठीक है। क्योंकि ओमेगा r यहां पर सहायता कर रहा है तो ये पार्ट तेज घूमेगा, ये पार्ट जो है अब देखेंगे इस पार्ट पर तेज, क्या इस पार्ट पर जो वायु है, अब मैं बोलूं इस पार्ट का जो प्रेशर होगा ऊपर कम होगा, नीचे की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है। तो गेंद घूम करके दूसरी तरफ घिरेगी तो कहां मुड़ेगी, वो सब सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसी से रिलेटेड, ठीक है। हमने आपको कुछ रिजल्ट बता रखे थे, एक बार याद दिला दूं फटाफट से। रिजल्ट बताया था कि P, पहले बात तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, ये आपको बताया था। A और V ज्यादा होगा, सॉरी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। जहां पर मोटाई ज्यादा होगी वहां पर V का मान कम होगा, जहां पर मोटाई कम होगी वहां पर V का मान ज्यादा होगा, पाइप के लिए, ठीक है, पतली मोटी पाइप के लिए। पहली चीज ये AB बराबर नियतांक आपको बताया था। यहां से हमने देखा था कि भैया A और V वो नियतांक होते हैं, नियत होते हैं। नियत को हमने dV/dt भी लिखा था, क्या लिखा था? dm/dt लिख लो, या वैसे इसको एक चीज और लिख सकते हैं, इसको हम कैपिटल V लिखते हैं। ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है। कैपिटल V क्या है बेटा? कैपिटल V क्या है? यहाँ पर कैपिटल V को अगर देखेंगे, कैपिटल V है बेटा प्रवाहित द्रव का आयतन, प्रवाहित द्रव का आयतन, ये नियत होता है,
ठीक है, ये किसी भी पाइप में नियत होता है किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। कैपिटल वी है, ये स्मॉल वी वेग है, ये है क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, पाइप की मोटाई। अच्छा, कुछ रिजल्ट, ये पहला रिजल्ट था जो हमने कल सीखा। दूसरा रिजल्ट ये है कि हमने देखा कि जहां पर P की बात करें तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, V जहां ज्यादा होगा P वहां कम होगा, ठीक है, प्रेशर घट जाता है। तो ये हमने देखा, हमने आपको ये बताया भी कि प्लेन कैसे उड़ता है, चिड़िया कैसे उड़ती है, ठीक है। और ये चीज इसी का एग्जाम्पल है। प्रेशर की अगर बात करूं, इस पॉइंट पर अगर प्रेशर ऊपर की तरफ अगर मैं लूं यहाँ पर, ये लेट्स से कि इस पॉइंट पर प्रेशर इधर की तरफ प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, तो आप देख सकते हैं कि P2 इज ग्रेटर देन P1 होगा। क्लियर, ठीक है, क्लियरली हम देख सकते हैं। तो ये एक दूसरा रिजल्ट निकल के आया। तीसरा रिजल्ट आपको देख रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है अगर द्रव प्रवाहित होता है। छोटी छोटी चीजें थी, ठीक है, अब ये याद रखेंगे, खास करके हमें ये याद रखना है, अभी ये काम आने वाला है, तुरंत काम आएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेंचुरी मीटर का काम क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। वेंचुरी मीटर क्या काम करता है बेटा? वेंचुरी मीटर पाइप के दो बिंदुओं का दाबांतर नापने के काम आता है। दाब में अंतर क्या है, प्रेशर में अंतर क्या है, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि प्रवाहित द्रव का आयतन कितना प्रवाहित हो रहा है, उसके साथ रिलेशन है ए और वी का, आर का, इस सब का, ठीक है। चलिए जी, तो ये बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग से ही आधारित है। आइए देखते हैं। मान लो कि एक क्षैतिज पाइप है, लेकिन पाइप कुछ डिफरेंट सी है। पाइप में बना लेता हूं, पहले आप भी बनाइए, या इसको छोड़ो यार, मैं आराम से बनाता हूं। हाँ, जल्दी बना लेते हैं, इतना टाइम नहीं लगाना है मुझे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बना के बैठ गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सोच सकते हैं आप, बिल्कुल सोच सकते हैं आप। नहीं, अरे भैया काहे बकवास करत हो। हमने कहा था जल्दी बनाएंगे, तो ये कह रहा है कि ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम जल्दी बना लो, है ना। हाँ, वही है। चलिए करते हैं कुछ इसका काम तमाम, और मिटाना पड़ेगा मुझे, मिटा ही लेते हैं। दो ऐसी ही पाइप बना लेता, इससे अच्छा तो इतनी मेहनत की। खैर, ये बहुत दिक्कत है मुझे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, सही है। अब आगे जो भी है कोई फायदा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम हो वो। ये है वेंचुरी मीटर हमारा। आगे भी ऐसे बना होता है, ये इस तरह से ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये पाइप है, इसमें प्रवाहित हो रहा है द्रव, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है हमें कि जो अक्ष है जो वो ऐसे है, ठीक है। अब ये एक बराबर बनी नहीं है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ऊपर नीचे, बट ठीक है, ये अक्ष फिक्स है, ये अक्ष फिक्स है। हम ये देख रहे हैं कि जमीन से जो ऊंचाई है उसके सापेक्ष अगर देखें तो कहीं भी गुरुत्व का प्रभाव नहीं आ रहा है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं जमीन के सापेक्ष देखूं तो ये क्षैतिज रखी है, मतलब ऊपर नीचे लेवल नहीं है, ठीक है। इसमें द्रव बह रहा है, सब में, ठीक है, बहुत प्यारा सा द्रव बह रहा है।
इसको मोटा कर लेते हैं, द्रव जल्दी दिख जाएगा। ठीक है, इसमें द्रव भरा है कुछ, मान लेते हैं कि यहां तक। ठीक है जी, ये यहां तक द्रव भरा है। इसमें दोनों में जो द्रव का अंतर आ रहा है हमें देखने को मिल रहा है यहां पर, इसका लेवल ये है द्रव का और इसका लेवल द्रव का ये है। दोनों में जो अंतर डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो हम मान लेते हैं h है। ठीक है, ये मोटी पाइप है, यहां का हम मान लेते हैं कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बेटा a है, A1। यहां पतली पाइप हो गई है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A2 है। यहां पर वेग में मान लेता हूं यह है V1, यहां पर वेग में मान लेता हूं द्रव का वह है V2। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, सही है। तो हमने आपको कहा कि ये दाबांतर नापने के काम आता है। दाबांतर मतलब 2 पॉइंट का प्रेशर किस प्रकार से नापे। तो मान लो कहीं पाइप मोटी है, कहीं पतली है, अब यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर हम मान लेते हैं P1 है। क्या मान लें, P1। लेट्स से कि इस पाइप में यहां पर प्रेशर जो है वो है दिया है P1 और यहां पर पाइप में प्रेशर हो जाता है P2। ठीक, सब चीज दिख रहा है एकदम क्लियर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो दोनों से अगर मैं देखूं तो जो H आएगा बेटा, H आएगा अगर मैं देखूं तो कैसे आएगा बेटा, H को हम कैसे निकाल सकते हैं, H को हम ऐसे निकाल सकते हैं कि ये क्यों हुआ होगा। हम इतना देख सकते हैं कि V2 यहां ज्यादा होगा, पतली मोटाई है, तो A1 V1 बराबर A2 V2। हम एक चीज तो ये देख रहे हैं कि पहली चीज A1 V1 बराबर A2 V2 होना चाहिए, जो कि नियतांक होना चाहिए। क्लियर है, ये नियतांक होना चाहिए, अर्थात इसको हम मान सकते हैं किसके बराबर होना चाहिए बेटा, V के बराबर होना चाहिए, V के बराबर होना चाहिए। पहली चीज याद रखिएगा, ये हम V के बराबर मान लेते हैं और ये नियत है, ये नियत है, जो भी है लेकिन नियत है। एकांक है ना, प्रवाहित द्रव का आयतन। ठीक है, प्रवाहित द्रव का आयतन नियत है। जो यहां पर द्रव जा रहा है वही द्रव यहां जा रहा है। अगर सेम मात्रा में द्रव जा रहा है तो यहां पर धीरे बहेगा, वहां तेज बहेगा। सेम अगर मात्रा बहनी है तो ठीक है, अपने आप हम जानते हैं कि स्पीड एक जगह बढ़ जाएगी, एक जगह घट जाएगी। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 मान के पहले छोड़ देंगे। दूसरी बात यह है कि जो दाब में अंतर आएगा P2 और P1, दोनों में हम देख सकते हैं कि P2 इज लेस देन P1 है, P2 इज लेस देन P1 है। सही है क्या, आया ना, P2 इज लेस देन P1 है, P2 कम होगा, P1 ज्यादा होगा। यहां पर दाब ज्यादा होगा, वहां पर दाब कम होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर V2 ज्यादा है। चूंकि हम देख सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1 है। सही है ना, अभी बताया था ये वाला कॉन्सेप्ट P और V का। जहां पर चाल ज्यादा होगी वहां पर P कम होगा, तो स्पीड ज्यादा होगी, V2 ज्यादा है तो V1 कम है, तो यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो गए। इस पॉइंट से हम देख सकते हैं कि अगर दोनों का अंतर निकालना है मुझे, P2 माइनस P1 में करूं, P2 माइनस अगर मैं P1 करूं तो इसका मतलब आ जाएगा P1 में ज्यादा दाब है, वहां पर दाब कम है, तो इसका मतलब आ जाएगा यहां पर P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच लिख सकता हूं। रो क्या है बेटा, रो यहां क्या है, रो यहां पर घनत्व है, रो पानी है जो भी उसका घनत्व है, वो तो सेम ही रहेगा हर जगह। ठीक है, सही है, सही लिख सकते हैं, रो जी एच लिख सकते हैं। ठीक है, P2 माइनस P1 हमारे पास रो जी एच आ गया। एक ये आ गया, एक कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास, ये है समीकरण नंबर 2। अच्छा, बर्नौली की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। दाब में अंतर हम देख रहे हैं ना, ये आ रहा है H, दाब में अंतर की वजह से ही ये H आ रहा है। तो कितना आ रहा है ये, कितना दाब में, क्योंकि यहां पर प्रेशर कितना ज्यादा है, तो हमने निकाल लिया P2 माइनस P1 कितना है, रो जी एच। ठीक है, चलिए बर्नौली के प्रमेय से, बर्नौली के अनुसार दोनों पॉइंट का P1 माइनस P2 भी इसको लिख सकते हैं हम शायद। P2 माइनस P1 हमने लिखा है, P1 में से P2 घटाएंगे तब आएगा ना। हमें यहां पर प्रेशर ज्यादा है, वहां पर कम है, तो P1 में से P2 घटाना बेटा, घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या छोड़ो देख लेंगे हम आगे पीछे, जो भी होगा चिन्ह को हम बदल लेंगे। ठीक है, बर्नौली के अनुसार पहले पॉइंट पर बर्नौली का प्रमेय लिखो, पहले पाइप के लिए। पहले क्योंकि क्षैतिज पाइप है तो यहां पर गुरुत्व वाला टर्म हट जाएगा, गुरुत्व वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो हम जानते हैं बर्नौली के प्रमेय क्या है बेटा, बर्नौली के प्रमेय है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो ये रो जी एच वाला तो खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइट ही नहीं है ना। इसकी हाइट, पाइप की हाइट देखनी, इस हाइट को मत देखना। इस पाइप की हाइट, इस पाइप के सापेक्ष कितनी है, कुछ नहीं है, दोनों एक ही लेवल पे रखे हैं, तो हाइट कितनी है, 0 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे P1 पहले पर
प्लस रो जी एच तो आएगा नहीं, रो जी एच तो आएगा नहीं, प्लस हाफ रो और यहां पर है V1, V1 स्क्वायर बराबर होना चाहिए बेटा P2 प्लस हाफ रो और V2 स्क्वायर। सही है क्या? सही है। H0 है ना, हाइट का एक दूसरे के सापेक्ष क्या पाइप के हाइट में अंतर है? नहीं है। ग्राउंड के सापेक्ष इसकी अक्ष, ग्राउंड के सापेक्ष इसकी अक्ष दोनों सेम है, ये समाक्षीय पाइप है, बस एक मोटी है एक पतली है, लेकिन ऊंचाई दोनों की सेम है ग्राउंड से। अब ये किनारा मत देखना कि ये किनारा पहले आ गया है, किनारा तो ऊपर आ रहा है, ऐसा मत देखना। हाइट देखनी है। हाइट में क्या देखना है बेटा? केंद्र देखना है एक तरह से पाइप का, अक्ष, ठीक, वो समाक्षी है। ठीक है, इसको ऐसा करो P1 माइनस P2 ही कर लो आप लोग, बस बदल लेना है यहां पर, इसको P1 कर लो, इसको P2 कर लो। ठीक है, रीजन ये है कि हमने देखा है कि P1 ज्यादा बड़ा है, P2 ज्यादा है, और P1 में ही हम देख रहे हैं इस पाइप में यहां पर हमने लगाया तो द्रव ऊपर ज्यादा चढ़ा है, इसमें द्रव गिरा हुआ है नीचे क्योंकि यहां पर प्रेशर कम है। ठीक है, तो इस ज्यादा में से कम प्रेशर को घटाएंगे तो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना बेटा? P1 माइनस P2 करेंगे तो जो अंतर आएगा दाबांतर वो है। तो ये दाबांतर लिखा है, ये क्या है बेटा? दाब में अंतर। ठीक है, दाब में अंतर है, दोनों पाइप के दाब में अंतर है रो जी एच। ठीक है, वो हम देख सकते हैं रो जी एच के बराबर आएगा। ठीक है जी, ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं, P2 को इधर लाते हैं, तो हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, पहले से उधर क्या है? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है जी, P1 माइनस P2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? रो जी एच लिख लें। ठीक है, लिख सकते हैं, आप रुक जाओ अभी। P1 माइनस P2 बराबर हो जाएगा 1/2 और रो कॉमन है, अंदर आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं इसको रो जी एच बराबर हो जाएगा बेटा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये कैसे आया? समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण, हाँ 2 है शायद, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हमने P1 माइनस P2 का मान रो जी एच लिख लिया, P1 माइनस P2 का मान रो जी एच। हम P2 माइनस P1 करते तो बस P2 में से P1 घटाते, हो गया, और यहां पर V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर जो है ये बदल जाता है, ये V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ से बस उतना ही चेंज आता है, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, चलिए रो दोनों तरफ से काट लीजिए, रो से रो को कट गया। ठीक है, रो से रो को काट लीजिए, कट गया। हमारे पास यहां आ गया बेटा, इस 2 का इधर गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 2GH बराबर आ गया है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है जी, इस समीकरण को यहां पर थोड़ी देर के लिए ऐसे आराम देते हैं। समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 क्या लिखा बेटा? समीकरण 1 से हम देख सकते हैं कि A1 V1 बराबर है, A1 V1 बराबर है A2 V2 और ये बराबर है V है। तो ऐसा करते हैं, एक को बराबर कर लेते हैं, अर्थात A1 V1 बराबर हम V मान सकते हैं, कैपिटल V, और एंड हम मान सकते हैं कि जो A2 V2 है वो भी V के बराबर है। ठीक है, तो यहां से V1 और V2 का मान निकालें। V1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा V डिवाइड बाई A1। ठीक, एंड आ जाएगा V2 निकालेंगे तो आ जाएगा V डिवाइड बाई A2 के। सही है, दोनों का मान उठा के यहां रख दीजिए समीकरण में। ठीक है, यहां से आ जाइए इसमें, चलिए ये आ जाएगा 2GH बराबर आ गया है इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा बेटा, ठीक है, V स्क्वायर डिवाइड बाई आ जाएगा A2 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा V स्क्वायर डिवाइड बाई A1 का स्क्वायर। ठीक है, सरल है, यहां तक समझ में आ रहा है? अरे बच्चे कर लो, तुम लोग कर लो, जितने कमेंट करने हैं कर लो, क्योंकि खुजली बंद नहीं होने वाली तुम लोगों की। अंगूठे में खुजली हो रही होगी ना कि कैसे रुके हैं अभी तक, कैसे क्या कर दें, है ना, कैसे हो रही है पढ़ाई अभी तक, कैसे ये लिखे जा रहा है, इसको रोको किसी तरह से, क्लास को कुछ करते हैं कि डिस्टर्ब हो जाए, है ना। चल रहा है ना, ऐसे हो रहा होगा, अंदर उथल पुथल मची होगी कि क्या करें यार, कि ऐसे क्लास में कैसे पढ़ा कैसे पा रहे हैं, ऐसे क्लास कैसे चल रही है यार, मैसेज लिखो, कुछ तबाही मचाते हैं कुछ, है ना, बम फोड़ दो लाके, है कुछ कर दो ऐसा कि डिस्टर्ब हो क्लास, कर दिया। V स्क्वायर कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, 2GH बराबर
वी स्क्वायर कॉमन आ गया, कैपिटल वी है याद रखिएगा, कैपिटल वी कॉमन आ गया, हमारे पास आ गया 1/a2 स्क्वायर माइनस 1/a1 स्क्वायर। अभी जब सवाल लगाना होगा ना इस पर तब समझ में आएगा। हमारे पास आ गया है ये, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं 2gh, हम पहले उस वाले हिस्से को पहले लिख लेते हैं, वी स्क्वायर हम लिख लेते हैं पहले, ये आ जाएगा a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर और बराबर हम देखें तो आ गया हमारे पास 2gh के। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करिए, ये आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर, हमें वी का मान निकालना है, याद रखना हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ये जो नियत पार्ट है ना वो, क्योंकि देखो दावांतर वगैरह तो है लेकिन एक चीज फिक्स है कि जो पानी का या पानी हो या कोई भी द्रव है, द्रव का प्रवाहित द्रव का जो आयतन है वो पाइप के हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, हमने क्या किया, नियत है, नियत है मतलब हर एक पॉइंट पर नियत है, कितना है, क्या क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, कैसे करेगा वो हमें देखना है और इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम करना जरूरी है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा a1 का स्क्वायर इंटू हो जाएगा a2 का स्क्वायर, अब भिन्न लगानी तो आती होगी, आई होप, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर माइनस आ जाएगा a2 स्क्वायर के। ठीक है, गुणे है बराबर है 2gh के। हमें v का मान निकालना है तो ऐसा करो, v बराबर, चाहे एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं हम आपके लिए, वी स्क्वायर बराबर करेंगे तो आ जाएगा 2gh डिवाइड बाई में ये सब, डिवाइड बाई में ये सब आएगा तो ये बटे के नीचे बटे है तो इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर एक साथ, ये बटे वाली चीज इधर लिख लेते हैं, गुणे आ जाएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है ना, है तो बता देना। ठीक है, अरे देख लो गलत तो नहीं है, सही है, नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे आएगा यार, देखो सही से, इतना, अरे अब मैथ नहीं लगा रहा, फिजिक्स ही लग गई बेटा, फिजिक्स, इसके अलावा मैंने फिजिक्स नहीं लगाया, इसके अलावा सिर्फ मैथ लगाया मैंने, a1 v1 जो करना था कर लिया था पहले ही यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक फिजिक्स थी, जो छोटी छोटी चीजें थी कि कोई क्या नियतांक रहेगा, क्या रहेगा नियत, वो सब कर लिया, उसके बाद तो हम यही कर रहे हैं। क्या समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ जल्दी से। हाँ जी जल्दी बोलो, देखो टाइम मत लो फिर जब पूछ रहा हूं तो। सही लिखा है, अरे बोलो यार सही लिखा है क्या ये, कहीं पर गलत तो नहीं बेटा, देख लीजिए। क्लियर है, सेकंड स्टेप में क्या है बेटा, आकांक्षा बेटा, हाँ आकांक्षा कुछ कहना चाहती है, मैं सुनना चाहूंगा बेटा आप क्या कह रहे हो। सर मैंने आपको मैसेज किया था, आप ग्रुप की लिंक भेज दीजिए। अब कोई ग्रुप नहीं है बेटा, जो रह गए सो रह गए, ग्रुप में हायरिंग बंद हो गई है, क्लोज फ्रीज 1 महीने तक। मैं आपको क्या लगता है कि 5 मई को एग्जाम है तो आप 4 मई तक ग्रुप में ऐड होंगे, ग्रुप में ऐड होंगे क्या 4 मई तक? कहां हो खोए हुए, 10 दिन से क्या कर रहे हो? रोज ग्रुप में ऐड होना है, रोज निकलना है, रोज ऐड होना है, ये करूंगा क्या मैं? कोई ऐड नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, बंद। यहां गलत है, ये नीचे, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, सही है क्या? लघुत्तम गलत लगाया ना यहां पर। अरे सब लोगों ने ध्यान क्या दिया, सही है सही है, यस सर यस सर, मजा आ गया। कहां मजा आ गया? इसको पलटो, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा। अरे लघुत्तम लेंगे तो ये नीचे ना आएगा, तो फिर हाँ सर क्या कर रहे हो? पलटो इसको, इसको ऊपर लिखो, उसको नीचे। ठीक, इसको मैं मिटा ही लेता हूं। चलो, ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा? ये आएगा a1 स्क्वायर माइनस आ जाएगा a2 स्क्वायर डिवाइड बाई आएगा a1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर। सही है क्या? सही है। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 2gh डिवाइड बाई में आ जाएगा ये, और ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट
A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर ऊपर डिवाइड बाय में आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब सही है? बोलो हाँ सही है ना। तो बस v का मान निकाल लो। तो v बराबर करेंगे आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 2gh गुणे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर डिवाइड बाई में है बेटा A1 माइनस A2 और दोनों का स्क्वायर। प्यारी बात, ठीक है। इसमें एक प्यारी बात और है, इसमें एक प्यारी बात और है कि A1 का स्क्वायर है A2 का स्क्वायर, ये बाहर आ जाएंगे वर्गमूल के। चलिए कर लेते हैं। तो जो v है वो बराबर आ जाएगा A1 A2 वर्गमूल में 2gh डिवाइड बाई है A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर के। ये जो लोग भटक रहे थे ना आत्माओं की तरह हर जगह कि ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, यहां भी चले जाते हैं वहां भी चले जाते हैं, देश भर की क्लासेस ही लगाते फिरोगे क्या? हाँ, देश भर की क्लासेस ही लगाते रहोगे पूरे जीवन? साल भर ऐसे ही करोगे क्या कि यहां भी पढ़ लें यहां भी पढ़ लें, ये भी कर ले वो भी कर ले, और कर कुछ नहीं रहे? ग्रुप भी ज्वाइन हो जाना है, पीडीएफ भी चाहिए, होमवर्क भी चाहिए, टेस्ट भी चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। इकट्ठा कर करके पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लो लगता नहीं, भिन्न लगानी आती नहीं, ग्रुप में ज्वाइन होना है इनको सॉल्व करना है नीट का क्वेश्चन। ये आ गया हमारे पास। मात्रक बताना इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग जल्दी से दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और फटाफट से मुझे बताओ कि इसका मात्रक क्या लिखूं। वी का मात्रक मुझे बताओ, मुझे वहां कोष्टक के बाहर मात्रक लिखना है। सही जवाब देने पर ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। चलो, जिन बच्चों को ग्रुप में ज्वाइन होना है फटाफट से सही जवाब बताओ। आयतन इसका, सॉरी मात्रक इसका, मात्रक चाहिए मुझे। जिनको ज्वाइन होना है ग्रुप में सही आंसर करो फटाफट से, आपको तुरंत मैं ग्रुप में भेजूंगा। क्लास बंद करके पहले तुम्हें ग्रुप में ऐड करूंगा। चलो देखो, करो देख रहा हूं मैं आप लोगों का। आंसर देने की बहुत जल्दी रहती है ना तुम लोगों को कि जैसे ही पूछा तुरंत सबसे पहले मेरा ही आंसर जाना चाहिए। अरे सबसे पहले आंसर देने से मतलब नहीं होता, सही आंसर देने से होता है। किसने कहा कि तुम सबसे पहला कमेंट तुम्हारा ही हो, सबसे पहला आंसर तुम्हारा ही हो? आंसर दो, रुक के दे लो, कंफर्म कर लो कि जो बता रही हूं या जो बता रहा हूं वो सही है कि नहीं। कुछ भी बोल दोगे मतलब आंसर में, आंसर मतलब क्या होता है कि कुछ भी कह दें, दिए चले आप। कोई वोल्ट लिख रहा है, देखो कौन किसने लिखा था वोल्ट, बताओ वोल्टेज बता रहे हो इसका, है ना। अब ऐसा देखने के बाद आप क्या चाहते हैं कि एक टीचर खुश हो जाए ऐसा पढ़ के, कोई इसका वोल्ट मात्रक बताए और मैं खुश हो जाऊं? जूल भी बता ही दो, रह गया तो निकाल लो यार, नहीं आता तो क्या दिक्कत है? ए और ए लिखा है, ए मतलब क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर गुणे मीटर स्क्वायर। चलो वर्गमूल के अंदर चलते हैं। 2 का तो कोई मात्रक नहीं, जी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बटे में भी आएंगे ना, मीटर पर सेकंड गुणे एच का मात्रक मीटर, डिवाइड बाई में आओ जल्दी से, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर। हाँ अभी मजा आएगा मुझे, यह अब आया मुझे मजा। आप देखेंगे आपने पहला चैप्टर कितने सावधानी पूर्वक। तो मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 0। हाँ, मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर को घटाएंगे क्या आएगा? 0 कि नहीं? मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर को घटाएंगे क्या आएगा? 0 ना आएगा। गलत थोड़ी बोल रहा हूं, घटाना तो ही कहता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, कर ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लिया। अरे बताओ तो, मीटर स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर घटाएंगे क्या आएगा? मीटर स्क्वायर ही आएगा। जैसे 5 रुपए में से 2 रुपए घटाओगे तो क्या आएगा? 3 रुपए आएगा। तो आया क्या? रुपया ही तो आया। तो मीटर स्क्वायर ही है, ठीक है। गलत मत करना कि 0 कर दो, ठीक। ये वैसा है कि एक का मान बड़ा एक का छोटा है। मैं कह दूं कि ये 10 मीटर स्क्वायर है और ये 2 मीटर स्क्वायर है, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 मीटर स्क्वायर आएगा। तो 8 क्या आएगा? मीटर स्क्वायर ही तो आएगा। तो मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ऊपर देखो मीटर का होगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना। ये बटे में, ये ऊपर है मीटर स्क्वायर। बचा क्या? 1 सेकंड स्क्वायर यहां पर बचा है। वर्गमूल के अंदर 1 सेकंड स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर पहले से है, मीटर की पावर हो गया 4 और डिवाइड बाय कितना आ गया बेटा?
सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर में से सेकंड से बाहर निकलेगा, सेकंड आ जाएगा। तो मीटर की पावर 4 डिवाइड बाई सेकंड क्या कहते हो? मीटर की पावर 4 डिवाइड बाई सेकंड, गलत तो नहीं है? मीटर की पावर 4 डिवाइड बाई सेकंड गलत तो नहीं बेटा किसी का? मतलब मेरा गलत तो नहीं है? देख लो हर जगह से। गलत तो नहीं है? सही तो है, क्या दिक्कत है? गलत है? कैसे गलत है? यहां पर देखो v को हमने क्या लिखा था? AV, ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, v का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा मीटर की पावर 3 डिवाइड बाई सेकंड। यहां तो मीटर की पावर 3 डिवाइड बाई सेकंड आ रहा है, यहां से निकालू तो, और यहां ये आ रहा है, क्या लिखना चाहिए? अच्छा ठीक है जी, तो इसका मतलब यहां गलत लिखा है ना मैंने, ऐसा है क्या? हाँ जी बता। चले यार, चलो कम से कम थोड़ा मात्रक तो सही बता रहे हो आप लोग। मीटर की पावर क्यूब डिवाइड बाई सेकंड। देखो सिंपल सा यही से मात्रक निकल आएगा, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अंदर वाला गलत है, ये सही है ना? ठीक है, हाँ जी यहीं से आ जाएगा मीटर की पावर 3 डिवाइड बाय सेकंड, सही है। अच्छा, तो इसका यूज क्या है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करना है इसको हम सीखेंगे। बस इतना याद रखने के लिए मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुन लो, याद रखने के लिए काम आएगा। यहां आपको यहां याद रखने के लिए ये याद रखना है, ये वाला यहां से याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा जल्दी। ये इक्वेशन याद करना ज्यादा आसान है, इससे भी आसान है अगर आप ये याद रख सकें, इससे भी आसान है अगर आप ये याद रख सकें। थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बस ऐसा नहीं कि एकदम रट लेना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो वैसे ही हो जाएगा। आपको पता है कि दाबांतर निकालना है, उसके बाद आपको ये बर्नौली की प्रमेय लगानी है और काम हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है, रो से रो कट जाएगा। एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर एक चीज हमें देखने को मिल रहा है, कहीं पर द्रव की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं लिखा है। लिखा है क्या? किस प्रकार का द्रव है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं लिख रही है इसमें हमें 2-3 चीजों की जानकारी है, जैसे कि पाइप की मोटाई पर डिपेंड करेगा, ठीक है? पाइप की मोटाई पर। घनत्व क्या है द्रव का, उसमें दूध बह रहा है कि दही बह रही है कि शहद बह रहा है कि पेट्रोल बह रहा है, मुझे नहीं पता है, कोई लेना देना नहीं है इससे, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात घनत्व है ही नहीं इसमें। देखो ध्यान से, घनत्व पर डिपेंड नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, वेलोसिटी के साथ अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पर कर रहा है बेटा? हम क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। जी आपको पता ही है क्या है, एच ऊंचाई है, अगर ऊंचाई में अंतर होगा तो उसमें डिपेंड करेगा, ठीक? बाकी सब बेसिक से चीजें हैं, अभी इसका यूज हम करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। अच्छा, अब बढ़िया एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। नेक्स्ट, द्रव का बहिस्त्राव वेग, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं इसको। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स काफी अच्छा है। मुझे एक चीज बताओ कि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ रखा है, जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन या समतल में गति, पढ़ रखा है सबने? प्रक्षेप गति वगैरह पढ़ रखी है आपने? पढ़ रखी है ना, आपने पढ़ा है, आरंभ वाले हैं, आरंभ कर किया था आपने तो पढ़ा ही होगा। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ रखी हो, क्योंकि अब उसका यूज है। अभी पता लग जाए कितना पढ़ा था और कितने अच्छे से पढ़ा था। अभी पता लगने वाला है कि आपने कितना पढ़ रखा है और कैसे पढ़ रखा है। आइए देखते हैं। तो भाई साहब, ये
जमीन है और ये टैंक रखा है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन टैंक को बंद नहीं करेंगे, खोल के रखेंगे। क्यों बेटा खोल के रखेंगे? इसको सोचते रहना, अभी एक पूछूंगा मैं, इस पर फिर से आऊंगा कि अगर ये बंद होता तो क्या होता, अगर मैं ऊपर से ढक्कन लगा दूं इसमें तो क्या होगा। ढक्कन अगर इसमें लगा दिया जाए तो इससे क्या होगा, जिसको मैं मना कर रहा हूं कि नहीं करना है। इस पर आपके नीट पर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर। और 2-3 चीजें हैं इसमें, प्यारे प्यारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है एकदम, जो याद रख सकते हैं आप, कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपने 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ा है तो वहां से भी रिलेट करके आप इसको कर सकते हैं। तो लेट्स से कि एक तो इतना मोटा ये पेन है ना, ये इसको मुझे छोटा सा छेद करना है, छिद्र करना है। ये छोटा सा छिद्र कर दिया मैंने, और इसकी ऊंचाई है, छिद्र की ऊंचाई क्या, गहराई है, तली से गहराई ली हमने h गहराई पर, ऊपर से h गहराई पर हमने छिद्र कर दिया, टंकी में छेद कर दिया एक छोटा सा। छेद करेंगे तो क्या होगा बेटा, छेद करते ही पानी यहां से निकलेगा, ठीक है, कहीं गिरेगा। लेट्स से कि यहां से निकला पानी और वो आके यहां गिर रहा है, ठीक है, यहां से पानी निकल रहा है। हमसे यहां पर पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, निकलने का वेग बताना है। पहले तो यहां से जो निकलेगा इसका वेग बताइए। मान लेते हैं कि v है, v कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो बर्नौली की प्रमेय लगाइए, बर्नौली की प्रमेय लगाएंगे, बर्नौली की प्रमेय लगाएंगे क्या, बर्नौली की प्रमेय लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। ऊपर प्रेशर लग रहा है बेटा P0 प्लस रो जी एच, सही है क्या? इस पॉइंट पर हमें लगाना है बेटा, इस पॉइंट पर लगाना है, इस गहराई पर हम चले आए, इस गहराई पर हमें बर्नौली की प्रमेय लगानी है। तो P0 प्लस रो जी एच, सही है क्या ये लिखा है जो? अच्छा, और कुछ यहां पर आएगा, दाब हो गया, ये हो गया दाब, ठीक है, दाब कौन सा, ऊपर वाला जो वायुमंडलीय दाब होता है P0, ये वायुमंडलीय दाब P0 है। वायुमंडलीय दाब P0 1 पास्कल जिसको आप बोलते हैं 10⁻³ एक वायुमंडलीय दाब जिसको आप 10⁵ पास्कल बोलते हैं, वही चीज, प्लस हाफ रो v स्क्वायर बराबर नियतांक, क्या करें, कुछ करना है, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। नहीं बेटा ये नहीं लगेगा पवन, बेटा पवन गलत है। तो सोचो एक चीज देखो, 2 तरीके हैं इसको करने के, 2 तरीके हैं। एक तो ये टैंक है, टैंक को एक पाइप की तरह देखो तो इसका भी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, मोटा है, टैंक है, बर्तन जो है या टंकी है तो उसका भी तो क्षेत्रफल है ना, बहुत बड़ा है। और एक छोटा सा छिद्र है, इसका भी कुछ क्षेत्रफल होगा। बेटा टॉरिसैली नहीं, जब मैं कह रहा हूं बर्नौली लगाना है तो बर्नौली ही लगाओ, उसमें दिमाग मत लगाओ कि टॉरिसैली लगाना है। टॉरिसैली मत लगाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, टॉरिसैली नहीं लगाना है आपको। यहां पर टॉरिसैली में पहले तो तुम्हें टॉरिसैली पता होनी चाहिए कि क्या होती है, नहीं पता है तो फिर हाँ, मैं जब निकल जाऊंगा बेटा तब तू बताएगा ना, माई बीबी बाय। देखो 2 एंड पे लगाते हैं, पहले यहां पर फिर यहां पर, दोनों पर लगाएंगे और ऊर्जा संरक्षित होनी चाहिए। बर्नौली का प्रमेय कहता है कि ऊर्जा संरक्षित रहेगी। पहले लगाएंगे इस सतह पर, इस पॉइंट पर। अच्छा, हम t बराबर 0 पे लगा रहे हैं बेटा, हम ऐसा मान रहे हैं कि जैसे ही छेद किया उस टाइम पे लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो वो पानी का लेवल घटता रहेगा ना, h का मान कम होता रहेगा। तो h गहराई नीचे, ये इसको बोलते हैं मुक्त सतह। कई बार आपको ये शब्द दिखेगा, मुक्त सतह। मुक्त सतह ये है, और ये है पेंदी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बॉटम। मुक्त सतह ये है, मुक्त सतह मतलब खुली सतह जो है। हमें यहां पर बर्नौली का प्रमेय और यहां पर ये क्या बह रहा है, नहीं बह रहा है, तो इसमें तो आपको हाफ रो v स्क्वायर मिलेगा नहीं, यहां पर मिलेगा सिर्फ P0 प्लस रो मिलेगा, g मिलेगा और h मिलेगा, है ना, रुका हुआ है ना, द्रव रुका हुआ है, h गहराई पे आके लगा दिया, बराबर
हाफ रो वी स्क्वायर तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो बह नहीं रहा है, ठीक है। इसका ये तो बह नहीं रहा है, इसको हम कांस्टेंट मान के रखते हैं टी बराबर 0 पर, बराबर उस पर देखेंगे पी नॉट रहेगा प्लस, यहां पर प्रेशर बताओ, यहां पर कोई प्रेशर नहीं है, प्रेशर तो यहां है, ठीक है। यहां पर वेग निकल, जो पानी निकल रहा है उसके पास क्या है, वेग है, वेग है मतलब आ जाएगा हाफ रो और वी स्क्वायर, ठीक है। रो नॉट से पी नॉट कट जाएगा, ठीक है। रो जी एच आ गया हमारे पास हाफ रो वी स्क्वायर, रो से रो काट दीजिए फटाफट से, ये आ गया हमारे पास, वी का निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 का गुणा करिए बेटा, ये हो जाएगा 2GH, यहां से v का मान निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आ गया है 2GH के, ये हमारा आंसर है। तो जो वेग है पानी का यहां निकलने का वो कितना हो गया, वेग हो गया बेटा 2GH के। कौन सी h बेटा, यहां पर h जो ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे, बाकी तो ठीक है मस्करी कर रहे हैं करते रहे। हम जो ऊंचाई ले रहे हैं, मान लो कि ये टैंक में जो पानी भरा है, अगर टैंक में पानी की ऊंचाई हम कैपिटल H अगर माने, तो ये ऊंचाई कितनी बचेगी बेटा, ये ऊंचाई बचेगी h माइनस h। हम नीचे से ऊंचाई नहीं लेते कभी भी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जब निकालना है तो हम ऊपर से लेते हैं, ऊपर से नीचे आके, ऊपर से कितना h गहराई नीचे आए हम, ऊपर से h गहराई नीचे आकर अगर छेद है तो वहां से निकलने वाले पानी का जो वेग होगा, जिसको बहिस्राव वेग कहते हैं, जो पानी बह रहा है उसका जो वेग होगा वो 2GH है। अब बहिस्राव वेग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड, कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली बात यह कि छेद के बारे में कुछ नहीं लिखा है कि छेद चौड़ा है, छेद पतला है, हमें नहीं पता है, कोई जानकारी मिल रही है क्या यहां से, नहीं मिल रही है। इसका मतलब बहिस्राव वेग छिद्र के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, छिद्र की मोटाई पर निर्भर नहीं करता, छिद्र बड़ा है कि छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पर करता है बेटा, कितने गहराई पर छिद्र हुआ है उस पर निर्भर करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, कितने पर, किस गहराई पर, ठीक है। याद रखिए कुछ रिजल्ट, ये इसमें से एक रिजल्ट एक बार पूछा गया आपके नीट में, पहला V जो है समानुपाती है घनत्व की पावर 0 की। घनत्व की पावर 0 मतलब घनत्व पर निर्भर नहीं करता, ये लिखा है, इसको पढ़ने का तरीका है। घनत्व की पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी की भी पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है, 1 की पावर 0 का मतलब 1, 100 की पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। तो इसकी पावर 0 मतलब 1, मतलब इस पर निर्भर नहीं करता। समझ में आई बात, लिख लेना कि ये क्या लिखना है, निर्भर नहीं, घनत्व पर निर्भर नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज, v जो है निर्भर नहीं करता a पर, a की पावर 0 निर्भर नहीं करता, छिद्र के मोटाई, छिद्र के, लिख देता हूं यार, लिख लो हिंदी में, छिद्र के, है ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या छिद्र के आकार पर निर्भर नहीं करता, यह आकार लिखा, छिद्र के आकार पर निर्भर नहीं करता, द्रव के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, किस प्रकार का द्रव है उसके घनत्व पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। चलिए जी, तो ये 2 चीज याद रखिएगा, बाकी छोटी छोटी चीजें हैं वो हम और देखते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक सी चीजें हैं कि ये गिरा है तो कितनी दूर जाके गिरा। जैसे x आपसे पूछूं मैं, x मतलब रेंज, रेंज मतलब परास, बताओ परास मतलब रेंज, रेंज कितना है, कितनी दूर जाके गिरा है मुझे नहीं पता है, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बेटा, आपने पढ़ रखा है, इसीलिए मैंने पूछा था कि प्रक्षेप गति पढ़ा है। अगर प्रक्षेप गति आपको आती है तो फटाफट से आप चुटकी बजाते ही लिख सकते थे, आपको यहां पर फिर से सारी चीज लगाकर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुरंत निकाल सकते थे। अच्छा, इसमें पूछो कि परास मैक्सिमम कब होगी, एच आर का मान मैक्सिमम कब, सबसे ज्यादा दूर कब गिरेगा, कितने गहराई पर छेद करें, कहां पर छेद करें कि सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा द्रव। 2 ऐसे पॉइंट कौन कौन से हैं जहां पर छेद करने से दोनों का जो परास होगा वो सेम होगा। जैसे वहां होता था 30 डिग्री और 60 डिग्री पर अगर प्रक्षेप को फेंका जाए तो दोनों के द्वारा तय की गई जो दूरियां होती हैं बराबर होती है ना। ये से बेसिक चीजें, वही सब चीजें यहां पर निकालनी है आपको। तो 2-3 कॉन्सेप्ट, 2-3 पॉइंट्स हैं यहां पर, वो देख लेते हैं। केस है एक तरह का, तो केस देखते हैं, आगे चलते हैं। अगर इसमें हम बात करें आर निकालना है, आर निकालना है तो आर कितना आएगा बेटा, सबको पता है क्या? पता ही है तो फिर मत नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। या मैं नोट्स लिखवा देता हूं, पॉइंट्स, वीआईपी पॉइंट्स या एसपी पॉइंट लिख लो, एसपी स्टार, एसपीजी स्टार, किसको किसको लिखना पसंद है भैया, एसपी स्टार लिख लो, है ना। मैं भी एसपी स्टार लिखवाया तो मुझे थोड़ी गलती, मुझे क्या दिक्कत है। एसपी स्टार, जब
H बराबर H/2 होगा तो R मैक्सिमम होगा, मतलब बीचों बीच छेद किया गया हो। बीचों बीच मतलब टंकी के जहां तक पानी भरा है, पानी के ऊंचाई के हाफ पे छेद कर दे तो सबसे ज्यादा दूर जाएगा। अब कितना जाएगा मुझे नहीं पता है। दूसरा है, चित्र बना के दिखाऊंगा दूसरा को तुम्हें। लेट्स से कि द्रव यहां तक भरा है बेटा, ये द्रव यहां तक भरा है, ठीक है, द्रव यहां तक भरा है, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, ठीक। ये तली है, यहां पर मैं छेद करूं, मान लो ऊपर से मैं h गहराई यहां आके और नीचे से h ऊंचाई ऊपर जाके अगर मैं छेद करूं, जितना ऊपर वाली सतह से नीचे आके गहराई पे आ रहे हैं उतना ही नीचे से ऊपर जाके अगर मैं यहां छेद करूं इन दोनों पॉइंट पर, तो यहां पर जो छिद्र होगा और यहां पर छिद्र होगा, दोनों से जो पानी निकलेगा वो सेम दूरी पर जाके गिरेगा। कहां जगह? दोनों के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होगी, ठीक है। आर सेम होगा। यहां पर अगर छेद करें एच गहराई मतलब नीचे से एच ऊंचाई पर और ऊपर से एच गहराई पर, दोनों जगह से अगर छेद करेंगे तो दोनों जगह से जो पानी की दूरी होगी या जो भी द्रव होगा उसका जो रेंज होगा वो बराबर आएगा, ठीक है जी। बढ़िया है, कॉन्सेप्ट हो गया, सेम जगह गिरेगा, ठीक है। फिर से स्टार्ट कर देते हैं बेटा, मेरा तो यही काम है। तो 2 पॉइंट हो गए आपके और ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। ऐसे बेसिक पॉइंट है, चलते रहेंगे। अब आपको ये निकालना आता ही है यार, तो बढ़िया चीज है। आर का मान आपने लिखा अभी, है ना। नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, तो मैं क्या करूंगा? आपके घर पे आके मैं वाईफाई लगाऊंगा तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा बेटा। नेटवर्क चेक करिए ना, मैं क्या करूं? यहां से हो रहा है तो बताइए, इधर से मेरे तरफ से हो रहा है तो। अच्छा, अब नई चीज जो कि हमें सीखनी है, जहां से नीट के क्वेश्चन लगेंगे फिर से, न्यूटन का श्यानता का नियम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब पढ़ाया था तो श्यानता के बारे में थोड़ा सा बताया था। श्यानता एक तरह का घर्षण बल है जो तरलों के सतह के बीच में काम करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो पानी बह रहा है उसकी तली में जो लेयर होगी वो सबसे धीरे बह रही होती है, और जब से ऊपर वाली सतह होती है वो बहुत तेज बह रही होती है। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि ये है गहराई, ठीक है। यहां पर कोई हम सतह मान लेते हैं, यहां पर कोई सतह मान लेते हैं कि ये सतह है, ठीक है। एक लेयर ये हो गई पानी की, एक लेयर इसके ऊपर और है, एक लेयर और है, इस तरह से बहुत सारी लेयर है इसके साथ, है ना, बहुत सारी लेयर है। एक लेयर ये मान लेते हैं कि एक लेयर ये हो गई, ठीक है। सब अलग अलग वेग से चल रही है, V1 V2 V3 इस तरह से। मान लो कि ये चल रही है इस तरह से अलग अलग वेग से, इसका V1 वेग होगा, इसका V2 वेग होगा, बताया तो था आपको। V2 ज्यादा होगा, V1 कम होगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे घटता चला जाएगा, बताया था। तो मान लेते हैं हम किसी तरह से बहुत सारी लेयर है पानी की, और लेट्स से कि कोई 2 लेयर की हम बात कर रहे हैं, कोई 2 लेयर की बात कर रहे हैं। कहां? जमीन से हम चले जाते हैं वाई ऊंचाई पर, वाई मतलब वाई डिस्टेंस ऊपर चल के, जमीन से वाई ऊंचाई ऊपर चल के 2 लेयर हमने ली। पहले लेयर पर हमने माना कि वेग जो है वो v है, तो दूसरे पर जो वेग होगा बेटा, मान लेते हैं थोड़ा सा ज्यादा होगा, हल्का हल्का बढ़ता चला जाएगा, हल्का हल्का वेग बढ़ेगा ना, हल्का हल्का बढ़ेगा। अच्छा जी, अच्छा, इनकी परत की मोटाई भी हमें लेना पड़ेगा। चलो मैं मान लेता हूं यहां पर वेग बढ़ करके v प्लस, मान लो कि छोटा सा परिवर्तन आया, हो गया dv। क्या हो गया बेटा? dv। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, थोड़ी सी एक पतली सी परत पे ऊपर गए तो थोड़ा सा वेग बढ़ जाएगा। इन परत की जो मोटाई है, या मैं दूरी कहूं इस परत से इस परत की, वो कितनी है बेटा? dy। y पर वेग v है, y पर है ना, जो परत है उसका वेग v है मान लो, तो जो y से जस्ट ऊपर वाली परत है, dy मोटाई ऊपर जाके परत मिलेगी, उसका वेग कितना होगा? मान लेते हैं थोड़ा सा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? dv, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि हम देख सकते हैं कि वेग तो ऐसा नहीं कि बराबर चल रहा है, इसका मतलब कि कुछ ऐसा बल जरूर लग रहा है जो कि वेग को घटा रहा है नीचे की तरफ आने पर, और ऊपर की तरफ जाने पर कम हो रहा है, ठीक है। क्या है? तो न्यूटन ने पाया पहली चीज। श्यान बल के बारे में है, मैं रिजल्ट पे आता हूं। रिजल्ट ये है, पूरा डेरिवेशन नहीं करना है। पहली चीज उन्होंने पाया कि जो श्यान बल है, श्यान बल मतलब घर्षण बल जो लग रहा है एक तरह से, श्यान बल तरलों के सतह के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसको श्यान बल कहते हैं। श्यान बल F समानुपाती पाया गया बेटा
dv डिवाइड बाई dy के। dy क्या है? dv बटा dy क्या है बेटा? इसको बोलते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता के, वेग प्रवणता आपने इससे पहले जैसे आपने पढ़ा होगा, वेग प्रवणता से पहले अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने दो तरह की प्रवणताएं और पढ़ी हैं। जैसे आपने पढ़ा है विभव प्रवणता, आपने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 2, और फिजिक्स का दूसरा चैप्टर था कक्षा 12वीं का, जिसमें आप स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पढ़ते हैं, उसमें आता है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता आप ये लिखते हैं ना, E बराबर माइनस डीवी डिवाइड बाई dr, पढ़ते थे ना, इसको क्या बोलते थे? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता मतलब दूरी के साथ विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है, वैसे ही वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो dv ऊंचाई ऊपर जाने पर वेग में dy ऊंचाई ऊपर जाने पर dv परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। हाँ, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, जैसे वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट आप पढ़ते थे, ठीक है, यहां पर आ गया। अच्छा, दूसरी चीज प्राप्त हुई कि जो श्यान बल है बेटा F, ये समानुपाती पाया गया क्षेत्रफल। क्या है बेटा? ये है परतों के क्षेत्रफल के, पत्रों नहीं, परतों के संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल, संपर्क क्षेत्रफल बोल सकते हैं, परतों के संपर्क क्षेत्रफल पर। संपर्क क्षेत्रफल मतलब ऐसा है कि जितना एक सतह दूसरे सतह के साथ संपर्क में है, संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती प्राप्त हुआ, ठीक है। अच्छा, तो जब इनको साथ में लिखा गया, और तीसरी चीज कोई मिली नहीं, ठीक है, तीसरी चीजें मिली नहीं, तो रिजल्ट ये निकला कि F समानुपाती मिला हमें A और मिला dv डिवाइड बाई dy के। यहां से हमने क्योंकि कहा कि श्यान बल विरोधी बल है, रोक रहा है ना, स्पीड कम कर रहा है, तो यहां पर आप देखेंगे F बराबर आएगा माइनस, और एक नियतांक आएगा, यहां पर नियतांक आता है ईटा, और ये आ जाता है a डिवाइड बाई dt, a dy डिवाइड बाई dy। यहां पर कई जगह आप देखेंगे r इस्तेमाल किया होगा, y की जगह कई जगह x इस्तेमाल किया होगा, फर्क नहीं पड़ता। इसको आप अगले पेज पे ले चलते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो श्यान बल है बेटा F, ये बराबर आ गया माइनस ईटा a dv डिवाइड बाई dy के या dx के या dr के, जो भी होगा, आप परत की ऊंचाई या मोटाई जो भी मानेंगे आप वो लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पर माइनस चिन्ह क्या बता रहा है बेटा? ऋणात्मक, नेगेटिव चिन्ह यह बताता है कि श्यान बल विरोधी बल है, एक तरह का विरोधी बल या प्रतिरोध है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, विरोधी बल है। ये एकदम घर्षण बल की तरह ही है, जैसे घर्षण बल होता है ना, वैसे ही है, ठीक है। आपेक्षिक गति का विरोध करता है, तो विरोधी बल मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आपको समझा दिया, समझ गए होंगे आप, ठीक है। अच्छा, ए जो है आपको पता है, ईटा क्या है यहां पर? ईटा यहां पर बेटा श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक है। इसका आप सूत्र निकालना चाहे तो ईटा बराबर लिख सकते हैं यहां से, क्योंकि यहां पर चिन्ह का मतलब तो सिर्फ बल की दिशा के साथ था, ठीक है। dv बाई dy का दिशा और F की दिशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यहां पर आप माइनस चिन्ह को उपेक्षणीय हटा करके हम देखें तो यह आ जाएगा F डिवाइड बाई A, और गुणे में आ जाएगा बेटा dy डिवाइड बाई dv के। यहां से मात्रक हम निकाल सकते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक देखिए, हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर गुणे y क्या है बेटा? मीटर, v क्या है? मीटर प्रति सेकंड। काट के देखिए, कुछ कट रहा है क्या बेटा? बिल्कुल, मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सही है, न्यूटन सेकंड ऊपर चला जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर लिख दूं, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है, याद रखेंगे, हमें काम में आएगा, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है पाइजुली बोलते हैं, या आप न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर बोलिए। न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर को बोलते हैं बेटा पाइजुली, ठीक है, पाइजुली बोलते हैं। एसआई मात्रक है ये, एक मात्रक है ये, ठीक है, और एक मात्रक है बेटा
डाइन सेकेंड प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको बोलते हैं बेटा पॉइज। पॉइज बोलते हैं, सा लिखते हैं या जा लिखते हैं कई बार, ठीक है, पॉइज बोलिए आप, पॉइजन मत लिख देना, यह है सीजीएस मात्रक। मैं इसके दोनों के मात्रकों को आपको बता दूं, कंफ्यूज मत होना, पॉइज लिखा है और पॉइजुली लिखा है, दोनों डिफरेंट है। एग्जाम में आपको ज्यादातर पॉइज लिख के आएगा, ज्यादातर पॉइज लिख के आएगा, और गलत करेंगे आप, अगर मात्रक का कन्वर्जन गलत कर दिया तो फिर नंबर कट जाएंगे, आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइज होगा इसका मात्रक, याद रखेंगे। जिस तरीके की आप लोगों की हरकतें हैं, एक चीज आपको बता दूं, बहुत सारे लोग बाय बाय बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये लास्ट चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसके बाद मेरा शायद आप लोगों के साथ जो रिश्ता है ये खत्म हो रहा है, मतलब इसके साथ इसके आगे मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। जहां तक ये बात है, प्रोबेबिलिटी ऐसी है, संभावना ऐसी बन रही है, और पता चल जाएगा आपको, कल परसों तक मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे कोई गुस्सा होने का भी अधिकार भी है आप लोगों के ऊपर। आप लोग बस चैन से, मस्ती से, मजे से जैसे हैं वैसे रहें अपने धुन में। कोई नए टीचर आएंगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और हो गया, बस इतना समझदार तो हैं आप, फिर आगे तो ठीक है। तो यहां तक की बातें हो गई हैं, और अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका मतलब तो न्यूटन है, आपको पता ही है। ये लास्ट चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, I'm pretty sure कि ये लास्ट है, ठीक है। बाकी आप लोग काफी होनहार किस्म के प्राणी हैं, अच्छी बात है। बस एक आप लोगों से ये बात कहूंगा कि जो नया टीचर आएगा उसके साथ बदतमीजियां बंद करके थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उससे सीखने की कोशिश करना, ठीक है, मेरे साथ जैसा किया, ठीक है, या जो भी है। किसी भी टीचर के लिए धारणा बनाना अच्छी बात नहीं है। कोई भी टीचर आए उससे पहले आप उसके लिए धारणा बना के बैठ जाएं कि वो टीचर बुरा ही होगा या उसको तो पढ़ाने नहीं आता होगा, ऐसा नहीं है। मेरे से ज़्यादा अच्छा टीचर आएगा, अगर मैं बता रहा हूँ तो ये याद रखिएगा कि मेरे जाने के बाद अगर कोई टीचर आएगा तो मेरे से भी अच्छा टीचर आएगा, मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंस, मेरे से ज़्यादा पढ़ाया हुआ बढ़िया टीचर आएगा। और पढ़ना सीखना, ये मैं इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा बस, ठीक। तुम लोगों को क्या बताएं, श्यान बल निकाल लिया हमने। इसके बाद क्या निकालना था बेटा, मेरे दिमाग से टॉपिक का फ्लो ही हट गया, कहीं का कहीं पहुंच गया मैं। हाँ जी, टॉपिक का फ्लो क्या था, इसके बाद मुझे निकालना था स्टोक का नियम। चलते हैं स्टोक के नियम पर। यहां हो गया ना। अच्छा, इसमें छोटी छोटी चीजें थी जो आपने देख लिया होगा कि किस पर निर्भर करता है। ये एक तरह का विरोधी बल है, श्यान बल। श्यान बल को आप देखेंगे, रिजल्ट की बात करें, पढ़ाई कर लो, कमेंट करने में बंद करो। एफ जो है, पहली चीज हमें पता चल रही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा ए के, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमने ये देखा है कि घर्षण बल जो होता था, घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता था। घर्षण बल सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता था, लेकिन श्यान बल सतह के संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कितना पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में है उस पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो रिजल्ट तो आपको पहले ही लिख दिया था, यहां लिख दिया है। पृष्ठों के क्षेत्रफल पर समानुपाती है, वेग प्रवणता के समानुपाती है। एक चीज और है कि ईटा के साथ आपने देखा, ईटा क्या बताता है, द्रव की प्रकृति बताता है बेटा, कौन ज्यादा श्यान है। हाँ, एलन के टीचर आएंगे और कहां पे आपको आएंगे। इसके साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा कि ईटा जो है वो ये बताता है कि कौन सा, अच्छा, कई बार बच्चे एक चीज का गलत जो है मतलब निकाल लेते हैं। ईटा का मतलब है बेटा, ईटा है श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक जिसका ईटा ज्यादा है। अगर मैं कहूं कि एक ईटा 1, कोई एक द्रव है, मान लो कि द्रव 1 है, कोई एक द्रव 1 है और एक है कोई द्रव 2। द्रव 2, ध्यान से सुना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दोनों में मैं कहूं कि इसका ईटा 1 है और इसका ईटा 1 है और ये ईटा 2 है। दोनों में रिलेशन ये देखने को मिल रहा है कि जो ईटा 1 है बेटा, ईटा 1 वो ग्रेटर देन है मान लो ईटा 2 से। इसका मतलब क्या हुआ बेटा,
इसका मतलब हुआ कि द्रव 1 जो है ज्यादा श्यान है, द्रव 2 कम श्यान है। श्यान मतलब उस पर कम श्यान बल लग रहा है उनके परतों के बीच, ये ज्यादा श्यान है। लेकिन ज्यादा श्यान और कम श्यान का कहीं भी संबंध गाढ़ेपन से नहीं है। बहुत सारे टीचर भी ये गलत बता देते हैं कि ज्यादा श्यान का मतलब ज्यादा गाढ़ा, ऐसा नहीं है। ज्यादा श्यान का मतलब कि परतों के बीच में ज्यादा घर्षण बल लग रहा है। ज्यादा श्यान अलग है, ज्यादा गाढ़ापन अलग है, ज्यादा घनत्व अलग है। तो घनत्व, गाढ़ापन और श्यान ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं, तीनों को मिक्स ना करना, ठीक, कभी भी मिक्स मत करना। ज्यादा श्यान का मतलब उनके परतों के बीच में ज्यादा घर्षण बल लग रहा है। श्यान का मतलब ये है। गाढ़े का मतलब नहीं कि जैसे शहद है तो वो ज्यादा श्यान है, ऐसा नहीं बोल सकते। शहद ज्यादा गाढ़ा है दूध से तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि, है ना, ठीक है। श्यान बल अलग चीज है, गाढ़ापन अलग चीज है। हालांकि गाढ़ापन जो है उस श्यान बल से रिलेट करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन श्यान जो है गाढ़ेपन को ही श्यानता आप बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करना, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर स्टोक्स के नियम की। स्टोक का नियम, स्टोक जी क्या कहते हैं ये सुनते हैं, कहो स्टोक जी। तो स्टोक जी कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु, खास करके गोलीय वस्तु मान लेते हैं, ये गोलीय वस्तु है जिसकी त्रिज्या हम मान रखे हैं बेटा, जिसकी त्रिज्या r है, r त्रिज्या का एक गोला है, इसको हम डाल दें अगर किसी द्रव में, ठीक है, यह द्रव है भरा, ये द्रव के अंदर हमने डाल दिया, ये द्रव है, द्रव में डला हुआ है, ठीक है, द्रव है, द्रव के अंदर ये गिरा दे, छोड़ दिया, इसे मुक्त रूप से, फेंका नहीं, मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दें, तो इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m है, ठीक है, या इसका हम द्रव्यमान नहीं बल्कि हम इसके घनत्व को लिखेंगे। इसका हम घनत्व मान ले हैं कि इसका घनत्व जो है बेटा वो सिग्मा है, और जो द्रव है द्रव का घनत्व रो है। तो जब ये इसके अंदर जाएगा, पानी के अंदर आएगा या किसी भी द्रव के अंदर जाएगा, तो द्रव क्या लगाएगा, उत्प्लावन बल लगाएगा। उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगेगा, थ्रस्ट ऊपर की तरफ लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा, TH, थ्रस्ट या उत्प्लावन बल जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, थ्रस्ट लगेगा ऊपर की तरफ। अच्छा जी, नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा बेटा W, इसका W मतलब इसका भार लगेगा, ठीक है, भार लगेगा ना, W भार लगेगा। और क्या लगेगा बेटा, और कोई बल है यहां पर जो लग सकता है, एक तो उत्प्लावन बल लग गया, एक भार लग गया नीचे की तरफ, और क्या है, एक बल और है बेटा यहां पर जो लगेगा, पूछो क्या है, वो ये है कि जो द्रव है, द्रव की परतों की चीरता हुआ आगे जा रहा है, तो द्रव की परतें इसके साथ ऐसे घर्षण के साथ तो आएंगे, पानी में गिर रहा है तो पानी के साथ जो सतह संपर्क में है उस सतह पर घर्षण बल भी तो लगेगा। तनाव नहीं लग रहा है मेरे बच्चे, तनाव नहीं लग रहा है, यहां पर घर्षण बल लगेगा कि नहीं। एक तो हो गया ये, एक लगेगा श्यान बल, श्यान बल नहीं लगेगा, श्यान बल भी तो लगेगा। अरे इसमें पानी में गिर रहा है तो क्या होगा, इसके सतह पर द्रव ऊपर की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ है, तो एक बल लगेगा, किधर की तरफ लगेगा, श्यान बल। श्यान बल किधर, श्यान बल रोकने की कोशिश करेगा, किधर लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ, तो श्यान बल लग जाएगा इस पर एक, ऊपर की तरफ, है ना, सतह पर। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, TH उत्प्लावन बल जिसको आप बोलते हैं, उत्प्लावन बल, प्लस लग रहा है एक बल और ऊपर की तरफ जिसको मैं बोल दे रहा हूं F, और ये F क्या है बेटा, श्यान बल, श्यान बल ऊपर की तरफ लग रहा है, W लग रहा है नीचे की तरफ। तो अच्छा ये लग रहा है, कुछ देर में आप देखेंगे, ध्यान से सुनना, जब छोड़ते हैं किसी चीज को पानी में, मान लो पानी बहुत गहराई है और पानी ऐसे भरा है कि एक टैंकर है कांच का जिसमें आप देख सकते हैं आराम से गिरता हुआ, तो आप देखेंगे जब छोड़ा जाएगा तो पहले वो तेजी से गिरेगा, लेकिन कुछ हाइट गिरने के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे एक नियत चाल से गिरते चला जाएगा। तो एक पॉइंट आएगा गिरने में, जब छोड़ेंगे तो पहले तेजी से भागेगा नीचे की तरफ, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि जब उसकी स्पीड बढ़ या घट नहीं रही होती, एक नियत वेग से गिरता जाएगा और आराम से जाके नीचे रख जाएगा। जैसे आप नदी में कोई चीज गिरा हो या कुएं में कोई चीज डालते हैं तो क्या होता है, पहले तो वो जल्दी से तेजी से भागता है, ऊपर वाली सतह पर तेजी से चलेगा, कुछ गहराई तक तेजी से भागेगा, लेकिन एक बार एक स्पीड ऐसी होगी, एक स्थिति पे जाके, एक गहराई पे जाके एक ऐसी स्पीड हो जाती है जिस स्पीड से वो फिर वैसे ही गिरता है, एकदम नॉर्मल धीरे धीरे जाके गिर जाता है। उस स्पीड को बोलते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। क्या बोलते हैं,
सीमांत वेग। ठीक है, ध्यान से सुनना शब्दों को, यही शब्द इंपॉर्टेंट है। श्यान वेग, जैसे कि कोई पैरासूट से खोलता है, जब पैरासूट है ना, कोई पहन रखा है, और पैरासूट वालों को देखा होगा आपने, मूवी भी देखी होगी, तो जब कोई कूदता है और तुरंत पैरासूट खोले तो उस समय उसके वेग अलग होता है। लेकिन पैरासूट काफी ऊपर अगर खोला है तो एक नियत स्पीड हो जाती है कुछ देर बाद उसकी, और एकदम आराम से हवा में तैरते हुए आराम से आता है, नीचे उतर जाता है ना। अगर ऐसा ना हो, स्पीड बढ़ती रहे, तो फिर तो हाथ पैर टूट जाए ना पैरासूट लेके भी। आप देखते हैं एक नियत स्पीड हो जाती है, उस स्पीड के साथ ही आता है पैरासूट, आराम से लैंड कर जाता है नीचे। ठीक है, सेफली। और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पानी की बूंदे जब बादल से छूटते हैं तो इसकी स्पीड कुछ और होती है, लेकिन फिर उसके बाद अगर हवा ना चल रही हो, नॉर्मल बारिश हो रही हो, हवा बिल्कुल रुकी हुई हो, तो पानी की बूंदे एक नियत वेग प्राप्त कर लेती हैं और उसी वेग से फिर बरसती रहती है। उसको बोलते हैं सीमांत वेग। इनको क्या बोलते हैं बेटा? सीमांत वेग। तो ये भी कुछ देर में सीमांत वेग प्राप्त कर लेगा नीचे की तरफ। सीमांत वेग, सीमांत वेग को VT से लिखते हैं। ये क्या है? सीमांत वेग। सीमांत वेग, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, VT लिखते हैं इसीलिए। ठीक है, अच्छा जी। फिलहाल संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, जब संतुलन की स्थिति आती है तभी सीमांत वेग होता है। संतुलन की स्थिति में देखेंगे तो W नीचे की तरफ और दो फोर्स ऊपर की तरफ। कौन से बेटा? F और TH, थ्रस्ट, उत्प्लावन बल। हमें F बराबर लिखना है। F जो आएगा बेटा, F जो आएगा वो बराबर हो जाएगा W माइनस थ्रस्ट के। ठीक है, अच्छा मैंने ये बताना स्टार्ट किया था, इसको तो लिखा ही नहीं। हाँ, तो स्टोक ने कहा था कि जब कोई भी वस्तु इस तरह से फेंकी जाए जिसकी त्रिज्या ये है R है और इसका घनत्व अगर रो है, पानी का घनत्व अगर या द्रव का घनत्व सिग्मा है, तो जो इस पर बल लगेगा वो बल लगता है बेटा F। जो बल लगता है वो सिंपल सा उन्होंने बताया था, F जो है वो बराबर होता है 6 पाई ईटा R उसकी त्रिज्या और इंटू V के। V क्या है? VT है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये आपको किसने बताया था? ये हमने बताया, ये हमको बताया था स्टोक्स ने कि 6 पाई ईटा RV। 6 पाई क्या है? 6 पाई और ईटा नियतांक है, R और V पर इस प्रकार से निर्भर करता है। 6 पाई ईटा RV, ठीक है, 6 पाई ईटा RV। V क्या है? V एक अलग तरह का वेग है जो कि सीमांत वेग है। ठीक है, अच्छा ये मान सारे यहां रख देते हैं, फटाफट से देखिए। यहां जाकर 6 पाई ईटा R VT, यहां पर हम निकालने वाले हैं VT बराबर W क्या है बेटा? यहां पर W है भार। भार किसका बेटा? सिग्मा है ना, सिग्मा है ये। अच्छा, यहां पर सिंपल सी चीज है, सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन होगा रो से। सही है कि नहीं? अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ये नीचे कभी आएगा ही नहीं। घनत्व तो इसका ज्यादा है ना, तभी तो नीचे आ रहा है। अगर घनत्व कम होता तो तैरता ऊपर ना, दिखाया तो था कंडीशन। ये तो तैरती वस्तु तो तैर नहीं रही, नीचे आ रही। नीचे आ रही मतलब ये ज्यादा है उसका घनत्व। अच्छा, घनत्व के साथ अगर मुझे द्रव्यमान लिखना है, वेट लिखना है, तो वेट क्या होता है बेटा? mg। m को क्या लिख सकते हैं? रो इंटू V। V मतलब उसका आयतन, और इंटू G। तो रो VG क्या लिखा है? mg लिखा है। W बराबर mg माइनस थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है बेटा? हटाए गए द्रव का भार। हटाया गया द्रव कितना है बेटा? आयतन V है, तो V आयतन हटाएगा, भार, सॉरी ये सिग्मा आएगा, माफ करना, इसका तो घनत्व तो सिग्मा है ना, सिग्मा इंटू VG। इसका आ जाएगा रो, इसका घनत्व रो इंटू आयतन तो वही है, द्रव को यही हटा रहा है। ठीक है, और इंटू G। बहुत बढ़िया, जो चीजें कॉमन है निकाल लेते हैं फटाफट से। 6 पाई ईटा R VT इक्वल हो जाएगा बेटा हमारे पास, V और G को कॉमन ले लेते हैं। यहां आ जाएगा हमारे पास सिग्मा माइनस रो के। अगले पेज पे लेते हैं इसको। नेक्स्ट, 6 पाई ईटा R VT इक्वल्स टू आ जाएगा V इंटू G, और यहां आ जाएगा सिग्मा माइनस रो के। सॉल्व करते हैं इसको, हमारे पास VT निकालना है हमें। VT बराबर हम निकालेंगे, VT बराबर निकालेंगे हो जाएगा V को लिख सकते हैं, आयतन क्या है बेटा? गोले का आयतन होता है 4/3, या इसको पहले पूरा ही लिख लो, 6 पाई ईटा R VT बराबर हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब गुणे G, और यहां आ जाएगा सिग्मा माइनस रो के। ठीक है, R से R कट रहा है, काट लेते हैं, R से एक R कट जाएगा, R स्क्वायर बचेगा यहां पर।
तो हम निकाल रहे हैं वीटी बराबर निकालेंगे, हो जाएगा 4 और 6 है तो ये नीचे चला जाएगा, हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाई में आ जाएगा ये पूरा का पूरा जो कि है 6 पाई ईटा। पाई से पाई कट रहा है, काट लो, पाई से पाई कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अच्छा 3 पहले से भी है नीचे ना, पहले से भी एक 3 है नीचे ना, ये 3 4/3 था, 3 नीचे रहेगा। अब सॉल्व करेंगे आपको वीटी मिल जाएगा, वीटी इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा बेटा 2g आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाई में मिलेगा बेटा 9 ईटा के। देख लो एक बार, चेक करना बेटा गलत तो नहीं है कहीं पे। बाकी जो बच्चे निकल रहे हैं वो निकल ही रहे होंगे, उनसे क्या ही कहें, जिसको सोना है सो सकता है बेटा, मुझे किसी का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है। अच्छा ये वीटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल रिजल्ट है, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी पे भी हम क्वेश्चन जब करना स्टार्ट करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन है इस पे, ठीक है, PYQs आप देखेंगे बहुत सारे। अच्छा वीटी 2g आर स्क्वायर, अगर इसमें देखेंगे तो ये 9 और 2 और g और ईटा सब नियतांक है। बचा क्या? बचा है रिजल्ट में जो याद करने वाली चीज है, जो आपको क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करवाएगी, वो ये है कि वीटी समानुपाती है बेटा आर के स्क्वायर के, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है, पहला रिजल्ट। दूसरा वीटी जो है वो समानुपाती होती है घनत्व के अंतर के, सिग्मा माइनस रो, मतलब कि दोनों के घनत्व के अंतर के समानुपाती होती है। दोनों के घनत्व का अंतर मतलब जो वस्तु का घनत्व है और जो द्रव का घनत्व है वो डिसाइड करेगा कि वी क्या होगा, ठीक है, वो डिसाइड करता है कि वी क्या होगा। तो इन दोनों के समानुपाती है। बाकी इनके अलावा सारी चीजें नियतांक है, और इनके अलावा जो नियतांक है वो रेनॉल्ड नंबर के साथ रिलेट कर जाएगी, बट ठीक है रेनॉल्ड नंबर हम बाद में देखेंगे, अभी सीखेंगे, आगे आएगा। वीटी समानुपाती आर स्क्वायर, और ये 2 रिजल्ट है जिनको याद रखना है आपको। बाकी सारी चीजें आप देखेंगे नियतांक है, 2g 9 ईटा सब नियतांक है, ठीक है, नियतांक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूले हो गए, तीसरा फॉर्मूला आपका ये है जो आपका इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूले हो गए, तीनों फॉर्मूले आपको सही से पता होने चाहिए, ठीक है। इससे तो वो फॉर्मूला बना ही लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया, बाकी आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का, ठीक है। और इसके पहले हमने ये फॉर्मूला सीखा था, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आज हमने काफी कुछ कॉन्सेप्ट के रूप में सीख लिया। ये हमने निकाल लिया बहते हुए द्रव का आयतन जो कि नियत रहता है, और कितना रहता है किस पर निर्भर करेगा, हमने देखा किस पर निर्भर करेगा बेटा, क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, बाकी सारी चीजें नियतांक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करेगा, और हाइट कौन सी, तल से, मुक्त सतह से नीचे कितना आके हम छेद कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अच्छा तीसरी चीज हमने, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट थे वो सीखी। तीसरी चीज हमने देखा कि जो न्यूटन का श्यानता का नियम है, न्यूटन ने जो घर्षण बल निकाला था द्रव या तरलों के बीच, तरल मतलब द्रव और गैस दोनों के बीच में, वो कितना होगा, कैसे होगा, निकाल सकते हैं, यहां से आ गया, ठीक है, वेग प्रवणता के साथ। लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए श्यानता की, श्यानता गुणांक की। स्टोक का नियम क्या है, 6 पाई ईटा आर वी। अगर देखेंगे तो 6 पाई ईटा नियतांक है, आर और वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। आर मतलब त्रिज्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लगने वाला बल, और वीटी मतलब चाल के समानुपाती होगा, चाल और आर दोनों के समानुपाती होगा बल। जो श्यान बल है, ये भी श्यान बल है, याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो अ श्यान बल, ठीक है, श्यान बल। तो दोनों श्यान बल को आप इकट्ठा नहीं लिख सकते। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा हो, जैसे मैं कहूं कि एक श्यान बल हमारे पास है 6 पाई ईटा आर वीटी, और एक श्यान बल है हमारे पास ईटा ए डी वी डिवाइड बाई डी टी, डी वी डिवाइड बाई डी आर, जो भी आप लिखना चाहे, आर लिखना चाहे या वी लिखना चाहे, क्योंकि आर के रूप में लिया तो आर ले लो, या वाई के रूप में लेना है तो वेग प्रवणता आप एक्स के रूप में ले, वाई के रूप में, वाई लिया था वाई ले लो, ठीक है। ईटा से ईटा आप काट दें फटाफट से, ठीक है। और कुछ कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए वहां पर सतह का क्षेत्रफल है, ध्यान दो चीजें, यहां पर हमने गोले को ले रखा था
और गोला पानी में गिर रहा है तब की कंडीशन है। वहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये सतह से सतह का घर्षण बल लिखा है हमने, और ये हमने लिखा है बेटा घर्षण बल किसका, इसका हमने लिखा है दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है। दो अलग तरह की सतह, एक ठोस सतह है, एक द्रव है, ठोस और द्रव के साथ ही है। और यहां आप देख रहे हैं कि द्रव और द्रव सतह के बीच जो बल लग रहा है वो हमने लिखा था। दोनों के इक्वल नहीं करना है आपको ऐसे, ठीक है। कुछ कंडीशंस अगर रहेंगी तो वहां पर हम यूज कर लेंगे, अदरवाइज मत करना, ठीक। ईटा ही खत्म कर देंगे आप, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। मत करना कि वीटी डायरेक्ट आप निकाल के बैठ जाए। चलिए जी, तो यहां तक की बात कर ली हमने आज। अब क्या बचा हमारे पास, अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, अगला कॉन्सेप्ट क्या बचा बेटा हमारे पास, रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड संख्या जिसको बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आएगा, जो पढ़ रहे हैं उनसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो कमेंट में जल्दी से रिप्लाई करें। अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एक नंबर। क्रांतिक वेग हो गया, क्रांतिक वेग समझ में आया। अच्छा जी, अब क्रांतिक वेग को हमने देखा कि हमने आपको कहा कि कुछ दूरी तक चलने पर जब ये संतुलन की स्थिति हो जाएगी तब हमने ये कंडीशन लगाई। देखो ध्यान से रखो, संतुलन की स्थिति में हमने कहा कि नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स के बराबर और इक्वल हो जाएगा, है ना, इक्वल हो जाएगा। और उस स्थिति में जो वेग प्राप्त होगा वो सीमांत वेग होगा। तो इसका मतलब जब छोड़ा जाएगा तो वेग पहले तो बढ़ता है और एक स्थिति के आगे बाद बराबर हो जाता है। तो ग्राफ देख लेते हैं इसका, ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ग्राफ आप देखेंगे, ग्राफ आपको बहुत प्यारा सा ग्राफ मिलता है, बस हो गया, ये ग्राफ है। ये है वीटी, इधर हम वी ले रखे हैं वेग, और ये दूरी है आर के साथ, दूरी बोल सकते हो, दूरी मीटर में और ये मीटर पर सेकंड में। तो आप देखेंगे कि पहले जब छोड़ा गया, सतह से जब छोड़ा गया तो पहले तो वेग बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो फिर वेग बराबर हो जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर आप बोल सकते हैं संतुलन की स्थिति है, बल संतुलित बोल सकते हैं, बल संतुलित है बस, ठीक है। तो यहां पर बल संतुलित हो गया, मतलब ये वाली स्थिति, W और ये सब बराबर हो गया, नीचे की तरफ लगने वाला बल ऊपर की तरफ लगने वाले के बल के बराबर हो गया, तो कांस्टेंट हो गया। और ये फिर इसी वेग से चलती रहेगी, गिरती रहेगी बस, तो आराम से गिरती हुई, तैरती हुई, ठीक है, बिना किसी फोर्स के, एक्सपीरियंस के, आराम से गिर के और नीचे जाके रख जाएगी तली में, ठीक है। बेसिक सी चीजें हैं जो आप सीख रहे हैं, ठीक है। एक चीज और हमने आपको बताना भूल गया कि श्यान बल के बारे में बताया था, श्यान बल को आप श्यानता गुणांक बताया था, श्यानता गुणांक के बारे में एक चीज याद रखना, नोट, श्यानता गुणांक में द्रव का लिखूं तो वो लगभग 100 गुना होता है, लगभग 100 गुना होता है बेटा श्यानता गुणांक गैस के। एक छोटा सा पार्ट है जो आपको याद रखना है बस, ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब द्रवों के सतह के बीच में ज्यादा श्यान बल लगता है कंपेयर टू गैस के, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरल हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब क्या है मेरे पास, पाइजूली इक्वेशन है पढ़ाने को, और क्या पढ़ाना है बेटा, श्यानता बल हो गया, न्यूटन का श्यानता का नियम हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स आ गया, ठीक है जी, वेंचुरी मीटर हो गया, बर्नौली प्रमेय हो गई है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी सातत्य समीकरण हो गया, रेनॉल्ड नंबर हम बाद में पढ़ेंगे जो भी है ना। तो रेनॉल्ड नंबर आज हम रोकते हैं। रेनॉल्ड नंबर कुछ खास नहीं, बस ये बताता है कि
जो द्रव बह रहे हैं उसका नेचर कैसा होगा, कब। रेनॉल्ड नंबर एक तरह का कांस्टेंट है जो कि ये बताता है, एक नंबर है, जैसे कि 2000 से ज्यादा अगर हो गया उसका नंबर, आर का मान अगर 2000 से ज्यादा है तो क्या होगा, 2000 से कम है तो क्या होगा, तो 2000 के आसपास रहता है जब तो धारा रेखीय प्रवाह रहता है, 2000 से ज्यादा होने पर, है ना, बढ़ जाने पर फिर विक्षुब्ध प्रवाह में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें हैं बस। बाकी तो 9:30 हो गए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के आएंगे तो हम कल इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने कई सारी चीजें कर ली, इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, वेलोसिटी पर, वीटी पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आपको स्टोक्स के नियम पर काफी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ हम जो श्यान बल है न्यूटन का, इस पर कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन स्टोक्स के नियम और न्यूटन के नियम से ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पे, खास करके इस पे, ठीक है। सीमांत वेग पर, तो सीमांत वेग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर नीट बहुत प्रश्न पूछता है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। और क्या है जिस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का तो हो जाएगा, बेसिक से चीजें हैं वो तो कैलकुलेट करके कर लेंगे। और इसके अलावा आपको ये है, और रेनॉल्ड नंबर हम कल पढ़ लेंगे, तो रेनॉल्ड नंबर का यूज करके हम थोड़ा सा रिवाइज अगर किए रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो कल ज्यादातर हम क्वेश्चन ही लगाएंगे, कॉन्सेप्ट जो है जो पढ़ने थे आज हमने पढ़ लिए हैं, तो कल क्वेश्चन की बारी है, ज्यादातर क्वेश्चन लगाएंगे। तो जितना ज्यादा लगा सके वो डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छे से प्रैक्टिस करके आए हैं। टॉपिक जितने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आप आएंगे उतना ज्यादा हम क्वेश्चन लगा पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मतलब जल्दी जल्दी लगाएंगे, फिर रिवीजन नहीं रहेगा तो फिर आप कहोगे कि ये भी समझा दो कैसे हो गया, तो फिर मुझे ये कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा लौट के, तो वो सब मत करवाना, पढ़ के आना थोड़ा सा। हाँ जी, तो चलिए फिर आपको मैं होमवर्क का इसका भेज देता हूं। बाकी कल से आपको शायद होमवर्क पैनल पे मिलने लगेगा, वहां पर जो आपका होमवर्क होता है ना, जहां पर होमवर्क मिला करता है वहां पर आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस अगर हैं यहाँ पर तो मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, एक दो, आई होप कि एक दो क्वेश्चन लाया हूं मैं। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन है ये छोटा सा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, होमवर्क करिएगा इसको, देखिएगा, प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब और वो दाब वाला कॉन्सेप्ट है, प्रेशर वाला, उसी से रिलेटेड है। तो एक क्वेश्चन तो ये कर लीजिएगा आप, और एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा, तो दो क्वेश्चन आप यहां से ले जाइए। बाकी आपको होमवर्क अभी कुछ देर में भेज देंगे, मैं ग्रुप पे भी भेज दूंगा, और बाकी अपलोड हो जाएगा कल शाम तक, ठीक है। चलिए मजे करिए, और बस 1 से 2 दिन और हूं मैं, 1 से 2 दिन मुझे झेल लो, उसके बाद फिर, है ना, दुआओं में याद रखते हैं एक दूसरे को। चलिए बाय, गुड नाइट। हरे राम।